राधे राधे। आज की कहानी है प्रसव। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत किस्सा है जिसे मैं कभी भूल नहीं सकती। ये बात है 12 अगस्त 2016 दिन शुक्रवार की। मैं उस समय प्रेग्नेंट थी पहली बार और मेरी डिलीवरी का समय बहुत नज़दीक था। उस समय मैं अपने मायके में थी। डॉक्टर ने ईटीडी 14 तारीख की दी थी। मैं बिल्कुल एक दिन पहले यानी 11 अगस्त को डॉक्टर को चेकअप करवा कर आई थी। तब डॉक्टर ने कहा अभी सब ठीक है, अगले हफ्ते आना और कोई तकलीफ हो तो तुरंत आना। शुक्रवार रात के खाने के बाद हम सभी बहनें बैठकर बातें कर रही थी। सबको मेरी डिलीवरी का इंतजार था। माँ हमें हमारे बचपन के किस्से सुना रही थी। रात के करीब 12:15 बजे हम सब लोग सोने के लिए अपने अपने बिस्तरों पर चले गए। मुझे एक झपकी लगी ही थी कि हल्के कमर दर्द से नींद खुल गई। अभी 12:30 ही बजे थे। कमर में हल्का हल्का दर्द महसूस हो रहा था। ऐसा दर्द अक्सर ही 3-4 दिन में एक बार हो जाता। डॉक्टर ने बताया था कि ऐसा होता है और इसे फॉल्स अलार्म कहते हैं। मैंने सोचा माँ को बताऊं, फिर सोचा अगर ये फॉल्स अलार्म ही हुआ तो खामखा माँ परेशान होगी आधी रात को। इसलिए आंखें बंद करके फिर से सोने की कोशिश करने लगी। नींद आ ही नहीं रही थी। फोन उठाया और प्रेगनेंसी से जुड़े जो आर्टिकल्स पढ़ती थी वही दोबारा पढ़ने लगी कि लेबर पेन कैसे होता है और फॉल्स अलार्म और लेबर पेन में अंतर कैसे पता चले। उसमें कॉन्ट्रैक्शन के बारे में लिखा था। कॉन्ट्रैक्शन होता है जब प्रसव का समय नजदीक आता है तो मांसपेशियों में खिंचाव होने लगता है और पेड़ों पर जोर पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चा बाहर आने की कोशिश करता है। कॉन्ट्रैक्शन की टाइमिंग से पता लगता है कि लेबर पेन असली है या नहीं। तो स्टॉपवॉच ऑन करके अपने कॉन्ट्रैक्शन का टाइम ऑब्जर्व करने लगी। अगर ये नकली लेबर पेन होगा तो 10 मिनट में एक बार कॉन्ट्रैक्शन महसूस होगा और वो भी बस 20-25 सेकंड के लिए। उसके बाद शांत हो जाएगा। लेबर पेन यदि नकली है तो ऐसे कुछ कॉन्ट्रैक्शन के बाद दर्द बंद हो जाता है। पर अगर सच में प्रसव का समय आ गया है तो कॉन्ट्रैक्शन की टाइमिंग बढ़कर 35 से 40 सेकंड और फिर 45 से 50 सेकंड का हो जाता है और दो कॉन्ट्रैक्शन के बीच का समय घटकर 5 से 6 मिनट और फिर 2 से 3 मिनट का हो जाता है। अंत समय में कॉन्ट्रैक्शन के बीच की अवधि घटकर 1 मिनट भी नहीं रह जाती। मैंने अभी पहला ही कॉन्ट्रैक्शन महसूस किया था और दूसरे का इंतजार कर रही थी। कुछ 12-15 मिनट हुए होंगे कि मुझे प्रेशर महसूस हुआ तो मैं बाथरूम गई। फ्रेश होकर आई तो थोड़ा हल्का महसूस कर रही थी। दर्द भी काफ़ी कम हो गया था। मैं लेट गई और लेटते ही नींद आ गई। बहुत गहरी नींद लगी थी मुझे और मुझे एक बहुत अजीब सपना आया कि मुझे सच में लेबर पेन शुरू हो गया है और हॉस्पिटल जाने के लिए मैं आधी रात को ही अकेले सड़क पर निकल गई हूँ और वो भी पैदल। अचानक से एक गाड़ी आई सामने से और उसकी तेज रोशनी मेरी आंखों में पड़ी और झटके से मेरी नींद खुल गई। नींद खुलते ही मैं उठकर बैठी और महसूस हुआ कि दर्द फिर से होने लगा है। 1 बज गए थे। घर के सभी लोग गहरी नींद में सो गए थे। मुझे फिर प्रेशर महसूस हुआ तो फ्रेश होने चली गई। लेकिन इस बार दर्द में कुछ खास आराम नहीं हुआ बल्कि दर्द तेज हो गया। स्टॉप वॉच में फिर से अपने कॉन्ट्रैक्शन का टाइम नोट करने लगी। ये दूसरा कॉन्ट्रैक्शन था और लगभग आधे घंटे बाद हुआ था। कुछ 25 से 30 सेकंड के बाद तेज दर्द में आराम हो गया लेकिन हल्का दर्द रहा कमर में। फिर से लेट गई और नींद आ गई। इस बार फिर एक अजीब सपना देखा। मुझे लेबर पेन हो रहा है और सामने हॉस्पिटल है लेकिन बीच का रास्ता बहुत अजीब है। एक पतली पगडंडी है और दोनों तरफ गहरी खाई। मैं उस पगडंडी पर चलकर हॉस्पिटल जा रही हूँ। धीरे धीरे मुझे बस मेरे पैर दिख रहे हैं और अचानक मेरा पैर फिसल गया और नींद खुल गई। अब भी दर्द था कमर में और प्रेशर महसूस हुआ। फिर फ्रेश होकर आई तो कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गया। अब की तीसरा कॉन्ट्रैक्शन लगभग 20-25 मिनट बाद हुआ और 30 से 35 सेकंड के लिए तेज दर्द होकर बंद हो गया। टाइम इतना एग्जैक्ट इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि फोन में स्टॉप वॉच ऑन करके टाइम नोट कर रही थी। अगले 1 घंटे तक यही क्रम चलता रहा। हर बार 2 कॉन्ट्रैक्शन के बीच की टाइमिंग
5 से 7 मिनट कम हो जाता, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन का समय टाइम 5 से 7 सेकंड बढ़ जाता। 1 घंटे में 3 बार फ्रेश होने गई। कुछ बचा ही नहीं था पेट में, लेकिन फिर भी प्रेशर महसूस होता जा रहा। इस बीच जब भी नींद लगती, ऐसे ही अजीब सपने आते जिसमें या तो मैं कहीं से गिर रही हूँ या मुझ पर कुछ गिर रहा हो। बड़ी बेचैनी से महसूस होने लगी। हस्बैंड को फोन लगाया, लेकिन उन्होंने उठाया नहीं। फिर लेटी। दर्द तो अब पहले से ज्यादा था, लेकिन इतना नहीं कि सहा ना जाए। और मैंने कहानियां सुनी थी कि दर्द में भी हॉस्पिटल जाकर औरतें वापस आ जाती हैं, क्योंकि थोड़ी देर बाद दर्द में आराम हो जाता है और डॉक्टर कहते हैं अभी प्रसव का समय नहीं है। मुझे भी लगा शायद ऐसा ही हो, इसलिए मैंने घर में किसी से कुछ नहीं कहा। लेटे लेटे फिर नींद आने लगी। अब की सपना देखा, ऑटो घर के बाहर खड़ा है, सब मुझे बुला रहे हैं, आजा जल्दी हॉस्पिटल जाना है। और मैं सो रही हूँ। जब तक मेरी नींद खुली और मैं बाहर गई, तब तक ऑटो चला गया। फिर अचानक नींद खुली। अब की दर्द बहुत ज्यादा था। मैं उठकर बैठ गई। इतने में मेरी बहन की नींद खुल गई। मुझे बैठे देख उसने पूछा, क्या हुआ बहन? लेकिन मेरी हालत देख समझ गई थी क्या हुआ होगा मुझे, इसलिए मेरे जवाब का इंतजार किए बिना जल्दी से जाकर मम्मी को उठा दिया। मम्मी ने जल्दी से दादाजी को उठाया ऑटो लाने के लिए। एक बहन मेरा हॉस्पिटल बैग संभालने लगी, दूसरे सारे पेपर बैग में रखने लगी। मम्मी ने पानी गर्म करके मुझे दिया। चाची भी आ गई, 100 तरह की हदायतें देने लगी। मेरी छोटी बहन और चाची की बेटियां आपस में खुश हो रही कि फाइनली डिलीवरी का टाइम आ गया। 1 मिनट पहले सब शांत था। घर में बस मेरे अंदर का हलचल मची हुई थी और अब पूरे घर में हलचल मची हुई थी। चिंता के साथ साथ खुशी का माहौल था। दादाजी ऑटो ले आए। मैं, मम्मी और चाचा जल्दी से ऑटो में बैठे हॉस्पिटल जाने के लिए। मेरी बहनें मुझे बेस्ट ऑफ लक विश कर रही थी, जैसे मैं कोई जंग पर जा रही हूँ। पर मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि भगवान सब अच्छे से हो जाए। सुनसान अंधेरी सड़कों पर हम ऑटो में और मेरी कमर में असहनीय दर्द। एक नए सर्जन की ओर जा रही थी मैं, और समय हो रहा था 3:30। अंधेरी सुनसान सड़कों पर फर्राटे से भागता एक ऑटो। ऑटो में बैठे 3 प्राणी और एक नवांकुर सर्जन, जो इस समय बाहर आने का संसार देखने को उतावला हुआ जा रहा था। उसके इस उतावलेपन से उसकी माँ के चेहरे पर कभी मुस्कान आती तो कभी दर्द की रेखाएं उभर आती। ठीक 4:05 पर हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे। ESI हॉस्पिटल, बसई, द्वारपुर, दिल्ली। इमरजेंसी में गए तो वहां बैठे गार्ड ने कहा, सीधे प्रसूति विभाग में जाओ। एक टूटी हुई सी व्हीलचेयर पर मुझे बिठाकर चाचा जी मुझे हॉस्पिटल के अंदर से ही प्रसूति विभाग में ले जाने लगे, जो कि दूसरी बिल्डिंग में था, लेकिन रास्ता अंदर से था। पूरे हॉस्पिटल में अजीब सा मनहूस सन्नाटा छाया था। ऐसा नहीं था कि कोई था नहीं अस्पताल में, लेकिन इस वक्त सब सोए हुए थे। मरीज वार्ड के अंदर और उनके रिश्तेदार बाहर गलियारों में। पूरे 10 मिनट के बाद हम प्रसूति विभाग में पहुंचे। जहां पूरे हॉस्पिटल में सन्नाटा था, वहां प्रसूति विभाग में अच्छी खासी चहल पहल थी, बल्कि यूं कहें कि काफी शोर शराबा था। लगातार आती हुई महिला मरीज जो दर्द से चिल्ला रही थी, नए जन्मे बच्चे की रोने की आवाजें, नर्सों का चिल्ला चिल्ला कर मरीजों के रिश्तेदारों को बुलाना और तारियों की आवाजें जो मेरे लिए कुछ अजीब सी थी वहाँ सुनना। वहाँ का माहौल कुछ ऐसा था मानो कोई त्योहार हो और सारे रिश्तेदार इकट्ठे हुए हों। एक मरीज के साथ 4-5 लोगों का आना तो तय था। बाद में गार्ड ने उन्हें बार बार बिल्डिंग से बाहर जाने को बोल रहे थे, क्योंकि वहाँ भीड़ बहुत हो जाती थी। खैर हम लोग वहाँ पहुँचे तो गार्ड ने एक दरवाजे की ओर इशारा किया। मैं और मम्मी अंदर गए तो अंदर जाते ही एक डॉक्टर ने मम्मी को कहा, बाहर बाहर, आप बाहर जाइए माताजी। मम्मी या मैं कुछ कहते उससे पहले एक दूसरी डॉक्टर आ गई और बोली, माताजी सारे कागज दे दीजिए हमें और आप बाहर जाइए। मम्मी ने वो फाइल जिसमें मेरी सारी ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट थी पकड़ा दी और बाहर चली गई। दर्द से बुरा हाल था। मेरे साथ वहाँ 2 औरतें और थी। हम तीनों ही दर्द में थे और वहाँ एक ही स्टूल था बैठने के लिए। मैंने जैसे ही स्टूल की तरफ
हाथ बढ़ाया। झट से दूसरी औरत ने वो स्टूल अपनी तरफ खींच लिया और बैठ गई। जैसे ही वो बैठी, डॉक्टर ने उसे दूसरे रूम में जाने को कहा। मेरे साथ जो दूसरी औरत थी, बल्कि उसे लड़की कहना ठीक होगा, क्योंकि वो बस 19 साल की थी। उसके कपड़े भीगे हुए थे क्योंकि उसका वाटर बैग फट गया था। मैंने उसे बैठने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। फिर मैं खुद ही स्टूल पर बैठ गई। वैसे ही मैं बहुत ही मैनर्स वाली हूँ, लेकिन यहाँ थोड़ा स्वार्थ होना सही लगा, क्योंकि दर्द हद से ज्यादा था। जिस स्थिति में मैं थी, मुझसे बैठा बिल्कुल नहीं जा रहा था, और ऐसी स्थिति में बैठना भी नहीं चाहिए, लेकिन खड़ा भी नहीं रहा जा रहा था। वहाँ बैठे डॉक्टर ने मेरी फाइल ले ली और कहा, जाओ ये सारे कान नाक के सब निकाल कर आओ। मैं बाहर गई और मम्मी को ढूंढने लगी। बाहर इतने लोग थे कि मुझे मम्मी दिखाई ही नहीं दे रही थी, लेकिन मम्मी को मैं नजर आ गई और जल्दी से मेरे पास आ गई और पूछने लगी, क्या हुआ। मैंने बताया कि डॉक्टर ने ये कान नाक में से सब निकालने को कहा है। मम्मी ने सब निकाल दिया, पायल, बिछुए, यहाँ तक कि चूड़ियाँ भी निकाल दी। जब मैं वापस अंदर गई तो डॉक्टर ने मेरे गले में पड़ी तुलसी माला की तरफ इशारा करके कहा, ये भी। मैंने तुलसी माला भी उतार दी और बाहर मम्मी को दे दी। फिर डॉक्टर ने मुझे अपने पास वाली कुर्सी पर बिठाया और मेरे बीपी चेक किया, टेम्परेचर चेक किया, वजन नोट किया और फिर मेरे हाथ में कैनुला लगाया। आज से पहले मुझे कभी कैनुला नहीं लगा था। वैसे मुझे इंजेक्शन से डर नहीं लगता, लेकिन कैनुला को देखकर ऐसा लगता कि इतनी भारी सी चीज होती होगी और कैसे बस एक सुई के सहारे टिकी रहती होगी हाथ पर। खैर, डॉक्टर कैनुला लगाने लगी। मेरी कमर और पेट का दर्द लगातार बढ़ रहा था और एक अजीब सी बेचैनी सी हो रही थी। अचानक मेरी नजर मेरे हाथ पर पड़ी, जिस पर कैनुला लग रहा था। खून की एक धार अचानक से मेरे हाथ से फूटी और जमीन पर गिरने लगी। डॉक्टर को दरअसल उस समय एक हाथ से कैनुला को थामे थी और दूसरे हाथ से सर्जिकल टैप से जिद्दोजहद कर रही थी। उसने जल्दी से अपने हाथ से दबाव देकर खून को रोका। वैसे मैं कमजोर दिल की नहीं हूँ, लेकिन ऐसे अचानक खून देखकर मुझे चक्कर सा आ गया। उसने जल्दी से आवाज देकर नर्स को बुलाया और दोनों ने मिलकर फिर मेरे हाथ पर ठीक से कैनुला लगाया। अब तक कमर में और पेट में दर्द था, अब हाथ में भी होने लगा। उस डॉक्टर ने मुझे कहा, बगल वाले कमरे में चली जाओ, वहाँ तुम्हारा चेकअप होगा। दूसरे कमरे में गई तो वहाँ 2 स्ट्रेचर रखे थे। थोड़ा सुकून मिला कि अब लेटने को मिलेगा, लेकिन स्ट्रेचर इतने ऊंचे थे कि बिना किसी स्टूल आदि के उस पर चढ़ना मुमकिन नहीं था। वही पास में लोहे की 2 सीढ़ियां वाला स्टूल था। देखने में भारी था, लेकिन वहाँ और कोई नहीं था जिससे मदद मांग सकूं। उसे किसी तरह खींचकर लाई और स्ट्रेचर पर चढ़कर लेट गई। ऐसा लगा मानो बरसों बाद लेटने को नसीब हुआ हो। दर्द तो लगातार हो ही रहा था, फिर भी लेटते ही नींद आ गई। वो झपकी शायद कुछ ही सेकंड की होगी। मुझे सपने के जैसे अनुभव हुआ कि मेरा स्ट्रेचर हिल रहा है। झटके से नींद खुल गई। देखा तो एक डॉक्टर थी जो हाथों में पहले ग्लव्स उतार रही थी। मुझसे नाम पूछकर कहने लगी, तुम्हारी बच्चेदानी की जांच करनी है कि उसका मुंह खुला है या नहीं, वरना दवाई देनी पड़ेगी। मैं ये सोच ही रही थी कि कैसे जांच होगी, शायद अल्ट्रासाउंड टाइप कुछ होगा। इतने में वो जांच करके बोली, सब ठीक है, एकदम नॉर्मल है, 1-2 घंटे में बच्चा आ जाएगा। उसने बोलने का लहजा मुझे थोड़ा अजीब लगा। एक तो सब कुछ पहली बार था तो थोड़ा अजीब लग ही रहा था। ऊपर से सरकारी टाइप अस्पताल, जैसा हम फिल्मों में या सीरियल्स में देखते हैं। असल में वैसा कुछ नहीं होता, असलियत उससे बहुत अलग होती है। यहाँ भी माहौल एकदम अजीब था और ऊपर से इनका बोलने का तरीका। अभी तो कुछ भी नहीं, अभी आगे किस किस तरह से सब बोल रही थी सब बताऊंगी तो आप लोगों को हंसी भी आएगी और आश्चर्य भी होगा। खैर, मुझे दूसरे कमरे में जाने को कहा। वो डॉक्टर चली गई। मैं जब डॉक्टर के बताए उस दूसरे कमरे में पहुंची तो वहाँ मेरे जैसे कम से कम 1.5 दर्जन औरतें थी। लगभग सभी दर्द में थी। कोई जोर जोर से चिल्ला रही थी तो कोई बस इधर उधर
करवट बदलकर लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उस पूरे कमरे में गिनती के 6 बेड और मरीज 1.5 दर्जन से ऊपर। दरवाजे के पास एक टेबल पर एक डॉक्टर बैठी सबकी फाइलों में घुसी पड़ी थी। मैं कमरे में गई तो उस डॉक्टर ने मेरा नाम पूछा और कहा, जाओ बेड पर जाकर लेट जाओ। मैंने कमरे में चारों तरफ नजर घुमाई और पूछा, कौन से बेड पर? तो उसने बिना मेरी तरफ देखे बेरुखी से कहा, जो खाली मिले। उसका मतलब था मुझे अब भी लेटने या बैठने की जगह नहीं मिलेगी। सारे बेड पर नजर डाली। एक बेड पर कम से कम 3 से 4 मरीज। एक मरीज लेटी थी तो बाकी वही बेड पर अगल बगल में बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। एक बेड पर थोड़ी सी जगह देख मैं भी बैठने लगी तो उस पर लेटी मरीज ने अपना पैर पूरा फैला लिया, जिससे जो थोड़ी सी जगह खाली थी वो भी गिर गई। उसे ऐसा करते देख सामने के बेड पर बैठी एक औरत ने मुझे अपने पास आने का इशारा किया और थोड़ा खिसक कर मेरे लिए जगह बना दी। मैं भी वहीं बैठ गई। किसी तरह हमारी बातें होने लगी। उस साथ वाली महिला ने कहा, कैसी कैसी औरतें होती हैं, ऐसे समय में भी एक दूसरे की मदद नहीं करती। जरा खिसक जाती तो क्या बिगड़ जाता। मैं उस महिला से सहमत थी और बेड पर लेटी उस महिला पर गुस्सा भी थी, लेकिन अभी मैं किसी तरह की बहस नहीं करना चाहती थी क्योंकि मुझे दर्द हद से ज्यादा हो रहा था। उस औरत को शायद दर्द नहीं हो रहा था क्योंकि वो आराम से बैठी थी, पर मेरी हालत खराब थी। मैं जरा बैठती तो दबाव महसूस होता, फिर खड़ी हो जाती। खड़े होने पर ऐसा लगे जैसे मानो कमर पीछे को झुकी जा रही है। तभी 2-3 डॉक्टर कमरे में ग्लव्स पहनती हुई आई और बोली, चलो सब लेट जाओ, जांच करनी है। अब लेटे तो लेटे कहाँ, जिस बेड पर मैं बैठी थी उस पर लेटे हुए मरीज की जांच हुई तो डॉक्टर ने कहा, अब तुम उठो और दूसरी मरीज को लेटने दो। दूसरी मरीज की जांच के बाद मेरा नंबर आया। मैं लेटी तो फिर मेरी जांच हुई। मेरे बाद उस बेड पर और किसी की जांच होनी नहीं थी, इसलिए मैं उठी ही नहीं, लेटी रही। नींद इतनी ज्यादा आ रही थी कि पूछो मत, और अब दर्द ऐसा होने लगा था कि वो भी मत पूछो। मतलब शब्दों में कैसे बयां करूं उस दर्द को। मैं बिल्कुल साफ महसूस कर रही थी कि मेरा बच्चा बाहर आने के लिए कोशिश कर रहा है। कमर की हड्डी पर ऐसा लग रहा था अंदर से बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा है और अगर थोड़ा सा और दबाव पड़ा तो टूट जाएगी। पेडू में भी दर्द था और अब योनि पर भी दबाव और वहाँ की मांसपेशियों में खिंचाव महसूस होने लगा था। मैं बेड पर लेटी हुई कमरे की छत की ओर देखने लगी। वहाँ कुछ पाइप्स लगी हुई थी। उन्हें देखते हुए मुझे नींद आ गई। 10 सेकंड की भी नींद नहीं होगी। वो झपकी और मुझे सपना सा आया कि वो पाइप्स फट गई हैं और उनमें से पानी मेरे ऊपर गिर गया। मेरे झटके से नींद खुल गई। मेरे बेड पर जो औरत बैठी थी उसने मुझे ऐसे चौंकते देख पूछा, सपना आया क्या कोई? मैंने हाँ कहा तो वो बोली, होता है ऐसा। मैंने उस औरत से पूछा, आपको दर्द नहीं हो रहा क्या? वो बोली, नहीं, जबकि टाइम पूरा हो गया, ऑपरेशन करना पड़ेगा, डॉक्टर ने बताया है। मैंने पूछा, दर्द के बिना कैसे? उसने कहा, दर्द होता तो ऑपरेशन नहीं करना पड़ता। अब इससे पहले मैं और कुछ पूछती, उसे नर्स ने बुला लिया कि उसके ऑपरेशन का टाइम हो गया है। मुझे समय का अंदाज नहीं था क्योंकि वहाँ कोई घड़ी नहीं थी और ना ही मेरे पास मेरा मोबाइल। लेकिन जितनी भी देर वहाँ रही, अलग अलग तरह के मरीजों को देखा और कईयों से बात भी की। बातें करने से थोड़ा मन इधर उधर हो जाता तो दर्द का ध्यान नहीं रहता। कुछ औरतें जो रात को या सुबह से आई थी उनकी डिलीवरी हो गई थी, कुछ का ऑपरेशन होना था तो उन्हें भी एक एक करके ले जाया जा रहा था। मैंने देखा कुछ औरतें मुझसे पहले आई और बैठी हुई हैं अभी तक, और कुछ आने के साथ ही निपट गई। इतनी देर में मैंने ये नोटिस किया कि जिनका ऑपरेशन होना है वो आराम से बैठी हैं, मतलब कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं, बस सो रही हैं और ज्यादातर बेड उन्होंने ही घेर रखे हैं। जिन औरतों को दर्द हो रहा है वो ना तो बैठ पा रही हैं और ना ही लेट पा रही हैं। तभी मुझे तालियों की आवाजें आने लगी और जोर जोर से किसी के बोलने की आवाज आने लगी। मुझे समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। पास बैठी एक औरत ने बताया कि डिलीवरी करवा रहे हैं। मेरे मुंह से हैरानी से निकल गया। ताली बजाकर उसने हंसते हुए कहा, हाँ, ताली बजाकर मरीज को हौसला देते हैं और उसे पुश करने के लिए प्रेरित करते हैं। मैं हैरान हो गई ये बात सुनकर। अगले जाने कितने घंटों तक मैं वहाँ पर थी। हर
आधे घंटे में डॉक्टर आकर चेक कर जाती और बोलती सब ठीक है। मैंने एक डॉक्टर से पूछा कब होगा, कितनी देर लगेगी, और उसने हंसते हुए कहा रानी दर्द ले, जितना ज़्यादा दर्द होगा बच्चा उतना जल्दी आएगा। मैंने मन में सोचा इतना तो हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा, और कितना दर्द लूं, और भला ये दर्द लिए कैसे जाता है, किससे मांगू दर्द। वैसे तो यहाँ सब देने को राजी हो जाएंगे कि मेरा दर्द ले लो, लेकिन कोई देगा कैसे। यही सब फालतू बकवास सोचते सोचते फिर से नींद आ गई और एक तेज आवाज ने अचानक नींद खोल दी। देखा तो बगल वाले बेड पर लेटी हुई लड़की बहुत जोर जोर से चिल्ला रही है। शायद अभी आई है, क्योंकि पहले ये मुझे नजर नहीं आई थी। उसकी आवाज एक तो इतनी तेज, ऊपर से उसका चिल्लाना, अरे माई ओ माई, अरे बाप हो बाप, अरे दादा हो दादा। उस अकेली लड़की की आवाज ने पूरे कमरे में गूंज रही थी, बल्कि बाहर भी साफ सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद शायद उसका दर्द कम हुआ और उसको नींद आ गई, लेकिन फिर उसके खर्राटे, हे भगवान, ऐसा लग रहा था कुंभकर्ण सो रहा हो। जब उसे दर्द हो तो वो बेतहाशा चिल्लाए, और जब नींद आए तो जोर जोर से खर्राटे ले। किसी तरह सब उसे झेल रहे थे। हालांकि उसे डॉक्टर्स और नर्सेस कह चुकी थी कि थोड़ा धीरे चिल्लाओ, आवाज कम निकालो, लेकिन उसकी आवाज कम नहीं हुई। जब वो सो जाती तो वहाँ साफ सफाई करने वाली आंटी आकर उसकी नकल करती। उन्हें देखकर हम सब हंसने लगते। वो आंटी बीच बीच में आकर कुछ न कुछ ऐसा करती, कहती रहती, जिससे सब हंसते। आंटी बोलती, इतना सुंदर समय है और तुम लोग मुंह फुलाकर बैठी रहती हो, तुम्हें तो हंसना चाहिए, जोर जोर से हा हा करके। और फिर हमें हाथ फैलाकर हंसते हुए दिखाती। उनको देखकर थोड़ी देर के लिए सब अपना दर्द भूल जाते। अब मैं अपनी दर्द से परेशान हो चुकी थी। आसपास की सारी औरतें एक एक करके लेबर रूम में जा रही थी, लेकिन मुझे डॉक्टर बोल ही नहीं रही थी कि तुम भी चलो। मैं थक चुकी थी इस दर्द से। कभी कभी ऐसा कोई काम होता है जिसे बार बार करो लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिलती, तो हम सोचते हैं चलो बाद में करेंगे, अभी रहने दो। मुझे भी अभी वही फीलिंग आ रही थी। मन कर रहा था कि बस अब और कोशिश नहीं करनी, अब घर चलते हैं, फिर किसी दिन आएंगे। लेकिन ऐसा सच में नहीं हो सकता था। अब मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जा सकती थी बिना इस नवांकुर को बाहर निकाले। डॉक्टर आई और उसने चेक किया और बोली, रानी तेरे बच्चे ने पॉटी कर दी पेट में, ऑपरेशन करना पड़ेगा। मुझे तो उस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुझे बस दर्द खत्म करवाना था। ये अपना इसलिए मैंने कह दिया, कर दो। उस डॉक्टर ने अपने साथ खड़ी जूनियर डॉक्टर को कहा, इसके कागज साइन करवा ले इसके पति से और बता दे ऑपरेशन करना पड़ेगा। उस जूनियर ने हाँ में गर्दन हिला दी। बाकी सब मरीजों को चेक करने के बाद डॉक्टर ने नर्स से मेरे साथ और 2 मरीजों के नाम लेते हुए कहा, इन तीनों को तैयार कर दो ऑपरेशन के लिए। अब मैं इत्मीनान से सोचने लगी, इतना दर्द है फिर भी ऑपरेशन क्यों? थोड़ी खुद से कोशिश नहीं कर सकती क्या? कोई और तरीका तो होगा नॉर्मल डिलीवरी का। मेरे पास एक नर्स आई और मेरा बीपी, टेम्परेचर नापने लगी। मैंने कहा, नॉर्मल नहीं हो सकता क्या? उसने कहा, डॉक्टर ने कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा। मैंने कुछ और पूछना चाहा तो उसने बिना सुने ही कहा, मुझे नहीं पता, और चली गई। मुझे एक बार बाहर जाना था और अपने हस्बैंड और मम्मी से मिलने और उन्हें सब बताने, लेकिन जाने नहीं दिया गया। थोड़ी देर बाद वो डॉक्टर जो मुझे चेक करके और ऑपरेशन का बोल कर गई थी, आई और बोली, भेजो एक एक करके। उसके बोलने का तरीका ऐसा था जैसे एक एक को बुलाकर रिमांड लेगी। तब 2-3 नर्सेज आ गई रूम में और हम तीनों को ऑपरेशन के लिए तैयार करने लगी। उससे पहले मैं आपको बाहर के हाल बता दूं, जैसा कि हम फिल्मों या सीरियल्स में देखते हैं कि डॉक्टर मरीज के घर वालों को सीरियस होकर सारा केस समझाता है और कहते हैं कि हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा, और फिर घर वाले और रिश्तेदार चिंतित हो जाते हैं और फिर वो फ्लैशबैक में जाकर अच्छी बुरी बातें याद करते हैं। फिर डॉक्टर का हाथ पकड़कर बोलते हैं, प्लीज
डॉक्टर कुछ कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता। गार्ड को बोलकर मेरे हस्बैंड को अंदर बुलाया, जहाँ सारे कागज तैयार होते हैं वहाँ पर, और बस इतना कह दिया, बच्चे ने पेट में पॉटी कर दी है तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, यहाँ साइन कर दो। एक पुरुष जो पहली बार पिता बनने वाला है, जिसने आज से पहले ये सब कभी नहीं देखा ना ही महसूस किया, जिसके जहन में इस वक्त आने वाले बच्चे के लिए उत्साह के साथ पत्नी के स्वास्थ्य की फिक्र भी है, उसे आप एक वाक्य में कह दो कि उसकी पत्नी के शरीर के साथ हम चीर फाड़ करने वाले हैं और आप हामी भर दो। सोचिए वो पुरुष उस वक्त कैसा महसूस कर रहा होगा। बाहर जाकर मम्मी से भी कुछ पूछ नहीं सकते क्योंकि डॉक्टर जल्दी जल्दी कर रही थी और कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या पूछे डॉक्टर से। थोड़ी देर असमंजस में खड़े होकर वो तुरंत बाहर आ गए और मम्मी को बुलाकर कहा, डॉक्टर ऑपरेशन के लिए कह रहे हैं। मम्मी भी अंदर आई तो वो जूनियर डॉक्टर गुस्सा करने लगी, यहाँ ऑपरेशन के लिए देर हो रही है, आप लोग नाटक कर रहे हैं, फिर मरीज को कुछ हो जाएगा तब आप हमें दोष दोगे। मम्मी ने कहा, पर ऑपरेशन क्यों करना है, दर्द तो पूरा था लड़की को। उसने कहा, तो जाओ खुद ही करवा लो डिलीवरी। अब इससे पहले मम्मी कुछ बोलती, सीनियर डॉक्टर आ गई और बोली, क्या बात है, क्यों भीड़ लगा रखी है, किसके रिश्तेदार हो आप। जूनियर डॉक्टर ने बताया कि संजू के। सीनियर डॉक्टर ने कहा, देखो बच्चे ने पेट में पॉटी कर दी है और अभी डिलीवरी में लगभग 1 घंटा लग सकता है नॉर्मल से। इस बीच बच्चे के मुंह में अगर गंदा पानी चला गया तो उसे इन्फेक्शन हो सकता है, बस इसलिए ऑपरेशन करना है, आप साइन कर दीजिए। मेरे हस्बैंड ने साइन कर दिए और बाहर जाकर टेंशन में बैठ गए। मम्मी ने उन्हें ढांढस बंधाया कि चिंता की कोई बात नहीं है, बस ऑपरेशन में थोड़ा ज़्यादा केयर करनी पड़ती है माँ की, और कुछ नहीं। यहाँ अंदर मुझे ऑपरेशन के लिए तैयार किया जा रहा था। एक नर्स जो शायद नई थी और ट्रेनिंग पर थी, उसने मुझे बुलाया और कहा, दूसरे रूम में जाकर उल्टा लेट जाओ। मैं हैरान, मतलब उसे समझ भी आ रहा है कि वो क्या कह रही है। इतना बड़ा पेट लेकर जहाँ मुझसे सीधा नहीं लेटा जा रहा, वो मुझे उल्टा लेटने को कह रही है। इतने में एक दूसरी डॉक्टर आई, उसने मुझे खड़े देखा तो कहा, लेट जा रानी, क्यों इतना टाइम लगा रही है। उफ, ऊंचे से स्ट्रेचर पर किसी तरह चढ़कर मैं लेटी और मैंने कहा, मैं उल्टा नहीं लेट सकती। उसने कहा, कोई बात नहीं, बस अनीमा लगाना है। अनीमा के बारे में सुना था क्या होता है, पर इसका अनुभव पहली बार होने वाला था। एक हल्के दर्द के बाद 5 सेकंड के अंदर ही ऐसा प्रेशर फील हुआ कि जैसे तैसे जल्दी से स्ट्रेचर पर से उतरकर बाथरूम की तरफ भागी। बाथरूम में पहुंचकर जैसे ही दरवाजा बंद किया कि किसी ने झटके से दरवाजा खोल दिया। देखा तो सफाई वाली आंटी थी। जोर से बोली, दरवाजा क्यों बंद कर रही है, अभी अगर अचानक बच्चा आ गया और बाथरूम में ही गिर गया तो क्या करेगी। अरे हाँ, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था कि हो सकता है, और कैसे सोचती, पहली बार था सब, और मुझे पता ही नहीं था कि अनीमा भी लगाया जाएगा। खैर, आंटी की अच्छी खासी भाषणबाजी सुनने के बाद कमरे में आई तो वहाँ मेरा नाम पुकारा जा रहा था। मुझे सजाने के लिए, मतलब कि ऑपरेशन के लिए तैयार करने के लिए, मुझे पहनने के लिए अजीब से मोटे मोटे हरे रंग के कपड़े दिए गए। एक स्कर्ट सी थी और ऊपर वाला टॉप बस पीछे से बांधने के लिए डोरियां। ये ड्रेस बिल्कुल सेक्सी नहीं थी, अगर आप सोच रहे हो तो। ऐसा लग रहा था सांस फूल रही है, कोई बटन हुक नहीं था। उन कपड़ों को शरीर पर टिकाने के लिए बस डोरियां थी और कुछ में तो वो भी टूटी हुई थी। जब मैंने नर्स को बताया तो उसने सर्जिकल टेप से चिपकाकर उन कपड़ों को किसी तरह मेरे शरीर पर टिका दिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं एक कदम भी चली तो ये कपड़े गिर जाएंगे। हालांकि मुझे चलने की जरूरत नहीं पड़ी। नर्स व्हील चेयर पर बैठाकर और मेरी फाइल लेकर मुझे ऑपरेशन थिएटर की तरफ लेकर गई। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा बिल्कुल वैसा ही था जैसा फिल्म में दिखाया जाता है। बड़ा सा 2 पल्ले का दरवाजा जिसके ऊपर दीवार पर ऑपरेशन थिएटर लिखा था और लाल बत्ती भी लगी थी। मैं इमेजिन करने लगी कि अंदर एक ऑपरेशन टेबल होगी और चारों तरफ कुछ डॉक्टर्स और नर्सेज हाथ में तरह तरह के ऑपरेशन वाले औजार लिए खड़े होंगे। मुझे देखते ही टेबल पर लिटाकर बेहोश कर देंगे और फिर मेरे शरीर में चीर फाड़ करेंगे। लेकिन असलियत बिल्कुल अलग थी। अंदर गई तो एक अच्छा खासा हॉल था जिसमें कम से कम 6-7
कमरे थे और सब पर नंबर लिखे थे। एक तरफ रिसेप्शन जैसा था जहाँ एक नर्स बैठी थी। उसके पीछे एक कमरा था जहाँ शायद सारे ऑपरेट्स और बाकी चीजें रखी थी और शायद ऑपरेशन से पहले डॉक्टर वही रेडी होते थे। मुझे एक स्ट्रेचर पर लेटने को कहा गया। मेरे साथ आई उस ट्रेनी नर्स ने स्टूल पर चढ़ाकर मुझे उस ऊंचे से स्ट्रेचर पर चढ़ाकर लेटा दिया। एक डॉक्टर आई और उसने मेरे कैनुला में ड्रिप लगा दी। सामने जो ऑपरेशन रूम था उसमें से कुछ 4-5 डॉक्टर्स निकले, मुंह पर मास्क, हाथ में ग्लव्स, शरीर पर ऑपरेशन वाला वो हरा सा गाउन पहने। इनमें 4 तो पुरुष डॉक्टर थे और एक महिला डॉक्टर। अभी तक मैंने यहाँ किसी पुरुष डॉक्टर को नहीं देखा था, इसलिए सहज थी। अब पुरुष डॉक्टर को देखकर कुछ असहज सा महसूस हो रहा था, लेकिन क्या कर सकती थी। एक डॉक्टर जो सबको इंस्ट्रक्शन देते हुए बाहर आया था, वो मेरे पास आया और मास्क नीचे करके मेरे सर पर हाथ फेरकर हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, कैसी है बच्ची? मैं जाने कितने घंटों से दर्द में थी, मुझे अंदाजा नहीं था। मैंने डॉक्टर को कहा, दर्द हो रहा है। उसकी मुस्कुराहट अचानक गायब हो गई। उसने साथ वाले डॉक्टर से पूछा, इसे दर्द है तो यहाँ क्यों लाए? फाइल कहाँ है इसकी? वो टेबल पर बैठी नर्स जब तक फाइल आती, उस डॉक्टर ने मेरी जांच करनी शुरू कर दी और कहा, ये 80% नॉर्मल केस है और अभी अगले 5-10 मिनट में इसकी डिलीवरी हो जाएगी। वो फाइल लेकर आई और फाइल खोलकर तुरंत बताया, सर इसके बच्चे ने पॉटी कर दी है, इसलिए लाए हैं ऑपरेशन के लिए। उस डॉक्टर ने कहा, जरा सी दिक्कत आती नहीं कि ऑपरेशन के लिए भेज देते हैं, इसे ले चलो लेबर रूम में, मैं करवाता हूँ इसकी डिलीवरी। इतना कहकर वो डॉक्टर अपनी टीम के साथ जाने कहाँ चला गया। उस रिसेप्शन वाली नर्स ने कॉल करके उस ट्रेनी को बुलाया जो मुझे यहाँ छोड़कर गई थी और उसके आते ही कहा, इसे ले जाओ लेबर रूम में, डॉक्टर आएंगे खुद इसकी डिलीवरी करवाने। अब वो ट्रेनी नर्स खाली हाथ आई थी, मतलब बिना व्हील चेयर के। उसने वहाँ के गार्ड को कहकर व्हील चेयर मंगवाई और मुझे स्ट्रेचर से नीचे उतारा। इतने में वो गार्ड भी खाली हाथ लौट आई कि व्हील चेयर नहीं मिली। अब इतने बड़े हॉस्पिटल में कोई व्हील चेयर ही नहीं है। उस रिसेप्शन वाली नर्स ने कहा, जल्दी ले जाओ इसे वरना डॉक्टर गुस्सा करेंगे। मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, ऐसा लग रहा था जाने कितना सारा वजन मेरे पेट में हो और योनि की मांसपेशियों पर इतना दबाव पड़ रहा था कि डर लग रहा था कहीं बच्चा खुद नीचे जमीन पर ना गिर जाए। उस ट्रेनी नर्स ने मुझसे कहा, पैदल चलोगी? मेरा मन तो कर रहा था उसका मुंह तोड़ दूं, लेकिन जब उसके चेहरे की तरफ देखा तो वो भी परेशान थी। एक तो ट्रेनी अनुभव कोई नहीं, ऊपर से ऐसी अजीब स्थिति, उसे पक्का डांट पड़नी थी। मैंने सोचा, खामखा इसे डांट पड़वाऊं, चल लेती हूँ, है ही कितनी दूर, जल्दी से चलकर लेबर रूम में चली जाती हूँ। डॉक्टर को कहाँ पता लगेगा कि पैदल आई हूँ या व्हील चेयर पर। वो ट्रेनी नर्स ग्लूकोज की बोतल हाथ में पकड़े मेरे साथ चल रही थी और मैं किसी नई दुल्हन से भी ज्यादा धीरे चल रही थी। ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलकर मुश्किल से 10 कदम चली होंगी कि एक महिला डॉक्टर आती दिखी और मुझे देखकर तुरंत डांटते हुए बोली, आखिरी समय चल रहा है और तुम घूम रही हो। मुझे गुस्सा आ गया, एक तो किसी की भलाई के लिए तकलीफ सहो, ऊपर से सुनो भी खुद ही। मैंने भी गुस्से में कह दिया, व्हील चेयर कहाँ है फिर? इतने में वो ट्रेनी नर्स बोली, मैम व्हील चेयर ढूंढ ली, नहीं मिली, कोई डिपार्टमेंट से बाहर ले गया शायद। इतने में बाहर वाली गार्ड व्हील चेयर लेकर आई तो डॉक्टर ने उससे पूछा, कहाँ थी ये व्हील चेयर? गार्ड ने कहा, बाहर ले गए थे, किसी मरीज को लाना था। डॉक्टर ने उसे डांटते हुए कहा, बाहर से मरीज लाने के लिए इमरजेंसी वाली व्हील चेयर इस्तेमाल किया करो, ये अंदर के मरीजों के लिए है। वो गार्ड डर के मारे हाँ कहकर जल्दी से चली गई और उस ट्रेनी नर्स ने मुझे व्हील चेयर पर बिठाया। उस महिला डॉक्टर ने मेरी फाइल पढ़ते हुए कहा, इस पर तो ऑपरेशन लिखा है, फिर इसे ऑपरेशन थिएटर से बाहर कहाँ ला रही हो? उस ट्रेनी ने बताया कि ऑपरेशन वाले डॉक्टर ने कहा है। उस महिला डॉक्टर ने हमें वहीं रुकने को कहा और फाइल लेकर जाने कहाँ गायब हो गई। अगले ही मिनट में वो आई और दूर से हमें इशारा करके बुलाया। वो ट्रेनी नर्स मुझे वहाँ लेकर गई। लेबर रूम खाली नहीं था, उसमें पहले से ही 2 मरीज थे और वेटिंग रूम में भी और मरीज तैयार थी लेबर रूम में जाने के लिए, इसलिए मुझे
वेटिंग रूम में ही ले जाया गया जहां मैं सुबह से थी। वहां कम से कम 6 डॉक्टर्स और 2-3 नर्स थी। मुझे एक बेड पर लिटाया गया और लेबर रूम वाले उस सीनियर डॉक्टर ने मेरे पास आकर मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बहुत दर्द हो रहा है। मैंने हाँ में गर्दन हिलाई तो बोला, खत्म कर दूं ये दर्द। मैंने फिर हाँ कहा तो वो बोला, ठीक है, पर मेरा साथ देना पड़ेगा। मेरे पेट पर हल्का हल्का दबाव देते हुए वो बोला, पुश करो, जितनी ताकत है सारी लगाकर पुश करो, बस 2 मिनट में बच्चा बाहर आ जाएगा। मैं पुश करने लगी तो वो बोला, मैं देखता हूँ क्या स्थिति है, और मेरे सर के पास से पैरों के पास चला गया। उस समय दर्द एकदम चरम पर था। मुझे सब धुंधला सा दिखने लगा। एक दूसरा डॉक्टर लगातार मेरा सर सहला रहा था और मुझे बराबर पुश करने के लिए कह रहा था। इसके साथ साथ वो मेरी कलाई को हाथ में पकड़कर लगातार मेरी धड़कनों पर नजर रखे था। मेरी दाईं ओर एक महिला डॉक्टर खड़ी थी, हाथ में फीटोस्कोपी मशीन लेकर, और बाईं की ओर एक पुरुष डॉक्टर स्टेथोस्कोप लेकर। दोनों ही लगातार मेरे पेट में बच्चे की धड़कन सुनने की कोशिश कर रहे थे। मेरे पैरों के पास कितने डॉक्टर थे मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उधर देख नहीं पा रही थी। मैं अपनी हिम्मत के हिसाब से पूरी ताकत लगाकर पुश कर रही थी। मेरे दाईं ओर खड़ी महिला डॉक्टर मेरे पेट पर नीचे की ओर हल्के हल्के दबाव देती और फिर फीटोस्कोपी से बच्चे की धड़कन सुनने की कोशिश करती। बच्चे की धड़कन शायद धीमी सुनाई दे रही थी उन्हें। वो बार बार बाकी डॉक्टर्स की तरफ देखकर गर्दन हिलाकर कुछ कुछ इशारे कर रही थी। इशारे तो मुझे समझ आ ही नहीं रहे थे, लेकिन इतना समझ आ गया था कि कुछ गड़बड़ है। अब वो सारे डॉक्टर मिलकर मेरा हौसला बढ़ा रहे थे। कोशिश कर बेटा, थोड़ा और जोर लगा, बस होने वाला है रानी, थोड़ी देर और, बस थोड़ा सा दर्द बच्चे, एक बार और। पता ही नहीं क्या क्या बोलकर सब मुझे पुश करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। मैं भी अपना पूरा जोर लगा रही थी। अचानक सब ब्लैंक हो गया। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मेरी कमर की हड्डी एकदम टूटने वाली हो गई और योनि पर अंदर की ओर से बहुत तेज दबाव पड़ने लगा। मैंने अपनी आंखें खोली, लेकिन कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। सर झटक कर फिर देखा तो सर के पास खड़ा डॉक्टर कुछ बोल रहा था। क्या बोल रहा था समझ नहीं आ रहा था, बल्कि सुनाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ देखने लगी, सब कुछ न कुछ बोल रहे थे। ऐसा लग रहा था वहाँ बहुत शोर हो रहा है, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बस कानों में एक लंपी बीप बज रही थी। कुछ समझ नहीं आया। जोर से आंखें भींचकर फिर झटके से आंखें खोली तो सब सामान्य था। सबकी आवाजें फिर सुनाई देने लगी। पुश कर बच्चे, थोड़ा और जोर लगा, बस होने वाला है। मैं थक चुकी थी, आंखों में नींद भरी हुई थी, पूरा बदन दर्द कर रहा था। कमर और नीचे का हिस्सा तो एकदम ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कितनी चोट लगी हो, लेकिन ये दर्द चोट के दर्द से अलग था। मैंने फिर एक बार भगवान का नाम लिया और अपनी पूरी हिम्मत और ताकत लगाकर जोर से पुश किया, लेकिन फिर भी बच्चा बाहर नहीं आया। मैंने मेरे अगल बगल खड़े दोनों डॉक्टर्स को देखा तो दोनों अपनी गर्दन नाम में हिलाते हुए उस सीनियर डॉक्टर को देख रहे थे। वो सीनियर डॉक्टर मेरे पास आया और बोला, बस रानी, एक बार और, एक आखिरी कोशिश। मैंने अब सोच लिया था जितनी जान है पूरी लगा दूंगी, चाहे जिंदा बचूं या ना बचूं। इसे अपनी आखिरी कोशिश मानते हुए मैंने आंखें बंद की और एक बार अपने सारे परिवार और पति को याद किया। फिर एक लंबी सांस खींचकर पूरा जोर लगाया। डॉक्टर कहने लगे, हाँ हाँ, बस थोड़ा और। मैंने भी पूरी हिम्मत बनाए रखी और फिर थोड़ी देर बाद हिम्मत छूट गई। मैंने और डॉक्टर्स ने पूरी कोशिश की, लेकिन न बच्चा बाहर आया, न उसकी धड़कन डॉक्टर को मिली। अब मुझे बेहोशी से छाने लगी, सब शांत सा होने लगा मेरे आसपास। तभी किसी ने मेरे गालों की थपथपाते हुए कहा, उठो बच्चे, होश में आओ। मैंने आंखें खोली तो वो सीनियर डॉक्टर बोला, नो ऑप्शन, टेक हर टू ऑपरेशन थिएटर। यानी इतना दर्द सहने के बाद, इतनी कोशिशों के बाद भी कुछ नहीं हुआ। आखिर ऑपरेशन करना ही पड़ा। मुझे उठने को कहने लगे। हिम्मत तो नहीं थी, लेकिन किसी तरह सहारा देकर सबने मुझे व्हील चेयर पर बिठाया। इस दौरान पता नहीं कैसे मेरे कैनुला का ऊपर का कैप
हट गया और खून निकलने लगा, लेकिन किसी की नज़र उस पर नहीं गई सिवाय मेरे। बेड से नीचे उतरकर जब वो मुझे व्हील चेयर पर बैठाने लगे तब मेरी नज़र में मेरे हाथ पर पड़ी। मैं कुछ बोल भी नहीं पाई और बैठ भी नहीं पाई। तभी एक नर्स की नज़र पड़ी तो उसने अपने हाथों से दबाया मेरा कैनुला खून रोकने के लिए। ये देखते ही सीनियर डॉक्टर चिल्लाने लगे, क्या है ये, कैसी लापरवाही है, तुम लोग कैनुला तक ठीक से नहीं लगा सकते। डॉक्टर का गुस्सा और केस की कॉम्प्लिकेशन देखकर वहाँ सारे जूनियर डॉक्टर्स और नर्सेस बिल्कुल शांत और थोड़ा डरे हुए थे। मेरा कैनुला पर कैप लगाने के बाद जब मैं व्हील चेयर पर बैठी तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे कपड़े गीले हो चुके हैं। एक बार फिर मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया और अब की बार वहाँ से वापस नहीं आना था। मेरा शरीर जैसे सुन्न पड़ गया था, आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस आसपास क्या हो रहा था महसूस हो रहा था। ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाकर मुझे जल्दी से ऑपरेशन टेबल पर लिटाया गया। आंखों के बिल्कुल ऊपर तेज लाइट जल रही थी। मेरी आंखों पर काली पट्टी रख दी गई, बालों पर हेड कवर लगा दिया गया। एक हाथ में बीपी वाली मशीन और दूसरे हाथ में ड्रिप मेरे सर के पास खड़ी एक महिला डॉक्टर ने मेरे मुंह पर एक मास्क रखा और मास्क रखते ही मैं बेहोश हो गई। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं मुझे नहीं पता। मैं कितनी देर बेहोश थी, उस दौरान मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता लगा। होश में आने से कुछ सेकंड पहले मैं रिवर्स फ्लैशबैक में चली गई और वहां पहुंच गई जब मेरे हाथ में प्रेगनेंसी टेस्ट किट थी और उस पर 2 गुलाबी रेखाएं थी। मैं उसे देख मुस्कुराई और मेरी आंखें एक मुस्कुराहट के साथ खुली। मैं एक सुखद से एहसास में थी। उस समय बहुत हल्का हल्का महसूस हो रहा था, लेकिन तभी एक झटका लगा और सारे सुखद एहसास पल में गायब हो गए। जब मुझे होश आया तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आ चुका है और मैं उसे देखूंगी। मैंने आंखें खोली तो सामने जैसे सफेद बादल से छाए थे और मैं खुद को हवा में तैरता हुआ सा महसूस कर रही थी। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस माँ का चेहरा नजर आया। मैंने माँ से पूछा, क्या हुआ है? माँ ने बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा, लड़का। मैं हल्का सा मुस्कुराई और फिर से आंखें बंद कर ली। एक सुकून सा आ गया कि चलो बच्चा हो गया और लड़का है तो सब खुशी होंगे। मैं चैन से सोना चाहती थी अब की तभी मुझे झटका लगा। इस झटके से मुझे होश आया कि मेरी हालत क्या है। मैं स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी और मुझे ऑपरेशन थिएटर से रिकवरी रूम में ले जाया जा रहा था। अब मुझे आसपास सब दिखने लगा। एक कॉरिडोर में से ले जाया जा रहा था मुझे। मेरे सर के पास माँ और एक नर्स थी और पैरों के पास पतिदेव और एक वार्ड बॉय था। साथ में एक अटेंडेंट थी जिसके हाथ में मेरी फाइल थी। स्ट्रेचर पर हल्का सा झटका लगा तब मुझे महसूस हुआ कि मेरे पूरे बदन में दर्द है। हालांकि दर्द ज्यादा नहीं था, लेकिन मैं बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही थी। लिफ्ट से मुझे पहली मंजिल पर ले जाया गया जहां रिकवरी रूम था। मुझे होश आया कि मम्मी और पतिदेव दोनों यहाँ हैं, तो बच्चा कहाँ है और उसके पास कौन है? पर अभी कुछ पूछ नहीं सकती थी क्योंकि गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। रिकवरी रूम में ले जाकर किसी तरह मुझे स्ट्रेचर पर से बेड पर लेटाया गया। मैं अपना शरीर हिलाने में बिल्कुल असमर्थ थी। डर भी था कि ऑपरेशन हुआ है, टाँके लगे हैं, कहीं कुछ हो न जाए। बेड पर लेटने के बाद मुझे कपकपी शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था ठंड लग रही है। जब कपकपी बहुत तेज होती है तो उसका जोर पेट पर ही पड़ता है। मैं कोशिश कर रही थी कि पेट पर जोर ना पड़े, लेकिन फिर भी जितना नॉर्मल रहने की कोशिश करती कपकपी उतनी बढ़ती जाती। नर्स से बोलकर 2-2 कंबल ओढ़ा दिए, लेकिन फिर भी कपकपी कम ना हुई। लगातार पेट पर जोर पड़ रहा था तो डर लग रहा था कहीं टाँके खुल ना जाए। मम्मी मेरे हाथ रगड़ने लगी जो एकदम ठंडे पड़े थे। मैंने देखा दोनों ही हाथों में कैनुला लगा हुआ है। लगभग आधे घंटे बाद मेरी कपकपी थोड़ी कम हुई। तब मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी बच्चा कहाँ है? मम्मी ने कहा उसे नर्सरी में रखा है थोड़ी देर के लिए। मैं सोचने लगी कि मेरा बच्चा कैसा दिखता होगा। पतिदेव को तो तुरंत ही बाहर भेज दिया था। मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी कैसा दिखता है मेरा बच्चा? मम्मी ने कहा
अभी हमने भी नहीं देखा, बस दामाद जी को बुलाया था अंदर साइन करने के लिए। तभी मेरे पतिदेव आ गए और मेरे पास मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। मेरी मम्मी चली गई बाहर, क्योंकि मरीज के पास एक ही व्यक्ति रुक सकता था। मेरे पतिदेव ने पूछा, कैसी हो? मैंने कहा, मेरी तो देख ही रहे हो, अपनी बताओ, खुश हो ना? वो बोले, लड़की होती तो और ज्यादा खुश होता, पर कोई नहीं, अब भी बहुत खुश हूँ। मैंने पूछा, बच्चे को देखा आपने, कैसा दिखता है? उन्होंने कहा, मैंने नहीं देखा। मैंने पूछा, क्यों? मम्मी तो कह रही थी आपको अंदर बुलाया था। उन्होंने बताया। मैं जब अंदर गया तो नर्स एक हरा कपड़ा हाथ में लेकर खड़ी थी, जिसमें गुलाबी रंग का कुछ था, हिलता हुआ सा। मैंने कहा, कुछ नहीं, वो बच्चा था हमारा। वो बोले, हाँ, मतलब मुझे अंदाजा नहीं था बच्चा ऐसा होगा, इतना गुलाबी सा। एक तरफ से हल्का सा कपड़ा खोलकर बच्चे का लिंग दिखाया और कहा, जो देखा है उसे लिखकर साइन कर दो। तो मैंने साइन कर दिए, फिर बाहर भेज दिया, ये कहकर कि बच्चे को नर्सरी में भेज रहे हैं। मैंने पूछा, नर्सरी में क्यों? वो बोले, अब ये तो मुझे भी नहीं पता और कुछ बताते भी नहीं ठीक से। ऑपरेशन के वक्त जो इंजेक्शन लगाया जाता है सुन्न करने के लिए, जिससे दर्द का एहसास ना हो, उसका असर अब कम हो रहा था और अब मुझे दर्द का एहसास होने लगा था। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरा पेट पर कुछ है, कुछ जकड़ा हुआ सा, मांसपेशियों में खिंचाव सा महसूस हो रहा था। मुझे जरा सा हिलने में भी डर लग रहा था, लेकिन फिर भी मेरा मन कह रहा था कि मैं उठकर भाग कर जाऊं और अपने बच्चे को देख लूं एक बार, पता नहीं कैसा दिखता होगा वो। मैंने कहा, अच्छा देखा, नहीं आवाज़ तो नहीं सुनी होगी, रो रहा होगा ना? कैसी आवाज़ है उसकी? वो बोले, नहीं, रो तो नहीं रहा था। मैंने हैरानी से पूछा, क्यों? सब बच्चे रोते हैं पैदा होने के बाद, फिर वो क्यों नहीं रोया? वो भी सोचने लगे इस बारे में। मैंने फिर थोड़ी आशंका जताते हुए कहा, सुनो, ये हमारा बच्चा बदल तो नहीं देंगे? वो बोले, पागल, क्यों बदलेंगे हमारा बच्चा? मैंने कहा, तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो हमारा ही बच्चा है? वो बोले, अरे पागल, पैदा होते ही बच्चे के हाथ पर एक बैच के जैसा कुछ लगा देते हैं, जिस पर माँ का नाम लिखा होता है। मैंने कहा, यार, बच्चा हम दोनों में से किसी ने नहीं देखा, फिर हमें कैसा पता लगेगा कि वो हमारा है? वो हंसते हुए बोले, जो बच्चा मुझे दिखाया गया था वो तो 100% हमारा था, इतना पता है मुझे, और आगे भी पहचान जाऊंगा अपने बच्चे को। मैंने पूछा, कैसे? तो बोले, ठीक से तो नहीं देख पाया, लेकिन उसकी नाक जरूर देख ली थी मैंने, बिल्कुल तेरे जैसी थी, मोटी फूली हुई। आगे भी उसकी नाक देखकर ही पहचान लूंगा मैं उसे। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, आपने देख लिया तभी बड़े खुश हो रहे हो, मुझे भी देखना है। वो बोले, अरे डॉक्टर, अपने आप भेजेंगे ना नर्सरी से, हम जबरदस्ती थोड़ी ना ला सकते हैं। हम बात कर ही रहे थे कि मम्मी आ गई और उनके हाथ में था मेरा छोटा सा प्यारा सा बच्चा। मैंने कहा, मम्मी, मुझे दिखाओ ना कैसा दिखता है। मम्मी बोली, कैसे दिखाऊं? तो उठ नहीं पाएगी, गर्दन उठाकर देख ले। मम्मी ने बच्चे को मेरे पास लेटा दिया। मैंने हल्की सी गर्दन उठाकर एक नज़र अपने बच्चे को देखा। मुझे लगा जैसे कि वो मैं ही हूँ बिल्कुल। मेरा बच्चा एकदम मेरे जैसा दिखता था, बिल्कुल मेरी कॉपी, और सच में उसकी नाक मेरे जैसी ही थी। एक नज़र देखकर मैं फिर लेट गई और आंखें बंद कर ली। उस समय मैं क्या महसूस कर रही थी, शब्दों में बयां करना मुश्किल है। बस इतना कहूँगी कि सच में ये एहसास बहुत सुखद होता है। माँ बनना जिंदगी का सबसे खूबसूरत किस्सा होता है। ये एहसास कुछ अलग ही होता है। स्त्री के लिए केवल एक कोशिका से इतना बड़ा जीव माँ के गर्भ में ही तैयार हो जाता है। इस दौरान क्या क्या परेशानियाँ नहीं होती स्त्री को, लेकिन फिर भी हर समय एक उत्साह बना रहता है, क्योंकि वो जानती है कि इन परेशानियों का फल बहुत खूबसूरत होगा। पता नहीं क्यों, लेकिन खुद पर गर्व सा महसूस हो रहा था कि मैंने कोई सर्जन किया है। ये ख्याल मन में आते ही मुझे मेरे बच्चे का नाम मिल गया, सर्जन। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारी आज की कहानी प्रसव यहीं पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको यह कहानी दिल से छू गई होगी। अगर हाँ, तो जाने से पहले कृपया इस कहानी को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। आपका बहुत धन्यवाद होगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।